सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो गाइज आज का जो पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया ना, पहला क्वेश्चन पूछा गया है रानी रूपमती का जो महल है मध्य प्रदेश में कहां पर स्थित है। वेयर इज रानी रूपमती पैलेस लोकेटेड इन मध्य प्रदेश। हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में डाला है ताकि जो इंग्लिश लैंग्वेज वाले हैं उनको भी कोई दिक्कत ना आए। तो ये मांडू धार में आपको देखने को मिलता है, धार जिले मांडू में रानी रूपमती का महल। ये क्या है ना कि एक ऐतिहासिक महल है। धार जिले में एक प्रसिद्ध जो पर्यटन स्थल है मांडवगढ़ इसको कहा जाता है, यहाँ पर यह स्थित है। और ये जो महल है एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ है। इसको बाज बहादुर ने रानी रूपमती के लिए बनवाया था, इसीलिए इसका नाम रानी रूपमती महल है। इसी नाम से ये जाना जाता है। किसने बनवाया था? बाज बहादुर के द्वारा बनवाया गया था। ये मैं इसलिए आपको रिपीट करके बता रहा हूं क्योंकि नेक्स्ट जो शिफ्ट में क्वेश्चंस बनेंगे ना, यहीं से तोड़ मरोड़ कर उठा पटक करके यहीं से सीधे सीधे क्वेश्चन आपके बनेंगे। क्योंकि आपको पता है पिछले 6 से 7 साल से हम एमपी की एग्जाम का हर एग्जाम का एनालिसिस करवाते और काफी अच्छे तरीके से आपको बता सकते हैं कि एग्जाम में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है होता है और किस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं। ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में आगे भी बताते चलेंगे। रानी रूपमती जो है ना, इस महल के झरोकों से पवित्र जो नर्मदा नदी है इसके दर्शन करती थी। रानी रूपमती जो बाज बहादुर ने महल बनवाया था इनके लिए, इसी महल से नर्मदा नदी के पवित्र दर्शन करती थी। और स्थापत्य कला आर्किटेक्चर की बात करें तो ये जो महल है ना, अफगान शैली का एक बेहतरीन उदाहरण है। ये शैली भी कई बार आपके एग्जाम में पूछी जाती है। ये जो महल है बाज बहादुर और रानी रूपमती की प्रेम कहानी का मूक गवाह माना जाता है। और मांडू को मध्य प्रदेश में सैलानी नगरी, सिटी ऑफ जॉय है ना, इसके नाम से या आनंद की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। सैलानी नगरी है ना, सिटी ऑफ जॉय, ये दोनों नाम काफी ज्यादा फेमस है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन भी आपसे इसी फॉर्मेट में पूछ लिया गया है, महल से ही रिलेटेड, कि बाज बहादुर का जो महल है कहाँ स्थित है। तो ये भी मांडू में स्थित है जो कि धार जिला मध्य प्रदेश में आता है। बाज बहादुर का जो महल है ये भी मध्य प्रदेश के धार जिले के ऐतिहासिक शहर मांडू में ही आपको देखने को मिलता है। 16वीं शताब्दी रूप से स्थित है। तो ये सीधी जिले में आपको देखने को मिलता है, आंशिक रूप से शहडोल और सिंगरौली। अब यहाँ पर एक जो खेल है ना, एग्जामिनर जो पेपर सेट करते हैं वो ये करते हैं कि आपको इनमें से कंफ्यूज किया जाता है टोटली ऑप्शंस देकर अलग अलग। अब यहाँ पर सीधी जिला शहडोल सिंगरौली इसीलिए हमने डाला है कि अगर आपको सीधी जिला ना मिले तो फिर इन दोनों के साथ आप जा सकते हैं। अगर सीधी मिलता है तो ठीक है ना, और शहडोल सिंगरौली ना मिले तो सीधी आप लगा सकते हैं। सीधी सी बात यही है। ये जो प्रसिद्ध अभयारण्य है मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के सीधी जिले में है। बाकी अगर ये ना मिले तो आप शहडोल सिंगरौली के साथ में जा सकते हैं। इसकी स्थापना 1981 में घड़ियाल और मगरमच्छों के संरक्षण के लिए की गई थी। और ये अभयारण्य सोन, बनास और गोपन नदियों के जलग्रहण जो क्षेत्र है इसमें फैला हुआ है। घड़ियालों के अलावा कछुओं की दुर्लभ जो प्रजातियां है ये भी यहाँ पर देखने को मिलती हैं। तो ये याद रखिएगा। सोन चिड़िया के लिए जो फेमस है ये खरमोर पक्षी अभयारण्य, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड जिससे था ये। और ग्वालियर का जो घाटे गांव है यहाँ पर ये आपको देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में स्थित माधव राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित मुख्य ऐतिहासिक या भौगोलिक तथ्य क्या है, ये आपसे पूछा है। तो शिवपुरी जिले में ये आपको देखने को मिलता है। ये आपका हो सकता है स्टेटमेंट बेस्ड हो या कथन टाइप क्वेश्चन आपको दे रखा हो। तो शिवपुरी जिले में है, पहली बात तो ये है। दूसरी है जॉर्ज कैसल भवन, इसी में आपको देखने को मिलता है। माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में स्थित एक बेहद प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान है। 1958 में इसकी स्थापना की गई थी और आगरा मुंबई जो राष्ट्रीय राजमार्ग है इस पर यह देखने को मिलता है आपको। इसके अंतर्गत एक ऊंची पहाड़ी पर ऐतिहासिक जॉर्ज कैसल नामक भवन है। जॉर्ज कैसल भवन इसी राष्ट्रीय उद्यान में है। और इस उद्यान के भीतर मनिहार नदी बहती है जिस पर संख्या सागर जो झील है ये आपको देखने को मिलती है। संख्या सागर जो झील है मनिहार नदी पर है, इसी के अंदर ये है। संख्या सागर झील को अंतर्राष्ट्रीय महत्व की रामसर साइट का दर्जा भी प्राप्त है। तो रामसर साइट आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। और आप नोट डाउन भी कर सकते हैं चीजें, साथ ही पीडीएफ भी दे देंगे ताकि रिवीजन में आसानी होगी। और ये जो क्षेत्र है ना, प्राचीन काल में ग्वालियर के सिंधिया राजवंश का शाही शिकार गाह हुआ करता था। तो ये माधव राष्ट्रीय उद्यान के बारे में आपको पॉइंट याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रसिद्ध सालबरडी महादेव मंदिर स्थित है। तो सालबरडी महादेव जो मंदिर है ये बैतूल जिले में आपको देखने को मिलता है। सालबरडी में भगवान शिव की गुफा है और यहाँ पर प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि पर विशाल मेले का आयोजन किया जाता है।
एक सप्ताह तक चलने वाले इस मेले में प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और ये स्थान बैतूल जिले का जो विकास खंड है प्रभात पट्टन, इसकी ग्राम पंचायत है सालबर्डी, इसके अंतर्गत स्थित है। सालबर्डी बैतूल की तहसील मुल्ताई और महाराष्ट्र के अमरावती जिले की मोरसी के पास में पहाड़ी है जिस पर एक गुफा में भगवान शिव की मूर्ति प्रतिष्ठित है। तो सालबर्डी बैतूल जिले में आपकी आती है, मुल्ताई तहसील में। आमतौर पर यहाँ पर विश्वास किया जाता है कि इस गुफा के नीचे है ना, नीचे से जो पचमढ़ी स्थित महादेव पहाड़ी है इस तक पहुंचने के लिए एक नया रास्ता है जाता है। बैतूल जिले की जनपद पंचायत सालबर्डी है ना, प्रभात पट्टन के अंतर्गत सालबर्डी अपनी सुरम्य वादियों, भगवान शिव की प्राचीन गुफा और उसमें स्थित प्राचीनतम शिवलिंग है तो विख्यात है। इस शिवलिंग की विशेषता क्या है, तो प्राकृतिक स्वयं भगवान शिव का अभिषेक अनवरत रूप से करती है इस शिवलिंग पर। ये सारी चीजें हमने कवर करवा दी है। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा कुल कितने पद्म विभूषण पद्मश्री पुरस्कारों की घोषणा की गई। तो देखिए टोटल अगर आपसे पूछा गया है तो 138 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2026 में भारत के राष्ट्रपति के द्वारा टोटल जो पद्म पुरस्कार की घोषणा की गई ये है 131। इसमें पद्म विभूषण 5 है, 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री। तो याद रखना है आपको, इस हिसाब से 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई। वर्ष 2026 में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति के द्वारा कुल 131 पद्म पुरस्कारों को मंजूरी दी गई। इस सूची में देश का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण कुल 5 महान हस्तियों को मिला है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए कुल 113 लोगों को पद्मश्री से नवाजा गया। इसके अतिरिक्त कला, साहित्य और विज्ञान के जैसे क्षेत्रों के लिए इन क्षेत्रों के लिए ओनली 13 पद्म पुरस्कार जो पद्म भूषण है ये पुरस्कार दिए गए। तो इस वर्ष के पुरस्कारों में महिला, विदेशी नागरिक, मरणोपरांत दिए गए सम्मानों को भी शामिल किया गया है। तो इस हिसाब से 131 पुरस्कार इस बार दिए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध फुटबॉलर लियोनेल मेसी की विशाल लोहे की मूर्ति भारत में कहां पर स्थापित की गई। तो कोलकाता, पश्चिम बंगाल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अर्जेंटीना के महान फुटबॉलर है लियोनेल मेसी, इनकी एक विशाल प्रतिमा कोलकाता के लेक टाउन में लगाई गई है और इस भव्य मूर्ति की जो ऊंचाई है लगभग 70 फीट है, जो पूरी तरह लोहे और फाइबर से बनी हुई है। इसमें मेसी को वर्ष 2022 की प्रसिद्ध फीफा वर्ल्ड कप ट्रॉफी में हाथ में उठाए हुए दिखाया गया है और जो मेसी है इन्होंने ही उसका उद्घाटन किया था। कोलकाता को भारत में फुटबॉल का मक्का कहा जाता है, आपको पता है, जहां मेसी के प्रशंसकों की संख्या लाखों में है। इस कलाकृति को स्थानीय कारीगरों ने खेल प्रेमियों को समर्पित करने के लिए तैयार किया था। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के प्रसिद्ध जो स्थल है मोहनजोदड़ो, इसमें मिले विशाल स्नानागार की ईंटों को जोड़ने के लिए किसका प्रयोग किया गया था। तो जिप्सम का गारा और प्राकृतिक जो बिटुमेन चारकोल है इसका यूज किया गया था इनको जोड़ने के लिए। मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता की इंजीनियरिंग का एक अद्भुत और बेजोड़ नमूना है। इसकी जो दीवारें और फर्श है इनको पक्की ईंटों से बहुत ही मजबूती के साथ बनाया गया था। ईंटों को आपस में जोड़ने पर पूरी तरह जोड़ने और चिपकाने के लिए जिप्सम के गारे का उपयोग हुआ था। स्नानागार से पानी बाहर न बहे इसके लिए इसके ऊपर प्राकृतिक बिटुमेन जो है कि डामर या चारकोल की परत थी वाटर प्रूफिंग के लिए। और प्राचीन इतिहास में यह जल रिसाव को रोकने की दुनिया की सबसे पहली और उन्नत तकनीक मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी है ना, ट्रस्ट विथ डेस्टिनी नियति के से साक्षात्कार ये पुस्तक है और इस नामक ऐतिहासिक और सुप्रसिद्ध भाषण रथ भारत के किस महान नेता के द्वारा दिया गया था। ये आपको बताना है, पंडित जवाहरलाल नेहरू करेक्ट आंसर यहां से आपका हो जाएगा। ये जो भाषण है स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे प्रसिद्ध और क्रांतिकारी भाषण माना जाता है, नियति से साक्षात्कार। और इसे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष दिया था। यह भाषण 14-15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को देश की आजादी के ठीक समय दिया गया था और इसके माध्यम से नेहरू जी ने सदियों की गुलामी के बाद भारत के एक नए उदय और भविष्य की रूपरेखा रखी थी। इस भाषण को पूरे विश्व के 20वीं शताब्दी के सबसे महान और प्रभावशाली भाषणों में गिना जाता है। याद रखना है, नियति से साक्षात्कार। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत की साक्षरता दर और लिंगानुपात की क्या स्थिति थी। साक्षरता दर है 74.04%, लिंगानुपात है 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर। तो 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की 7वीं और देश की कुल 15वीं राष्ट्रीय जनगणना थी। इसके अनुसार भारत की कुल राष्ट्रीय साक्षरता दर 74.04% दर्ज की गई थी।
पुरुषों की साक्षरता 82.14% दर्ज की गई, वहीं महिलाओं की साक्षरता 65.46% दर्ज की गई। देश का औसत जो लिंगानुपात है ये 9943 यानी कि 943 था, यानी कि 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या थी 943। राज्यों में सर्वाधिक साक्षरता दर केरल की रही, जहां पर 94% साक्षरता दर्ज जो है ना दर्ज की गई। सबसे न्यूनतम जो रही बिहार की रही थी। तो ये सारे हमने जो जनगणना के डेटा है ये कवर करवा दिए। आगे मोस्टली क्वेश्चंस बनेंगे, इन्हीं में से आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के अंतर्गत पूछी जाने वाली जो चक्री बेरोजगारी है और मौसमी बेरोजगारी, इसमें मुख्य अंतर आपको पूछा गया था, क्या होता है? आर्थिक मंदी के कारण बेरोजगारी बनाम मौसम या समय के अनुसार काम न मिलना होता है। चक्री बेरोजगारी देश की अर्थव्यवस्था में आने वाले उतार चढ़ाव से पैदा होती है। जब बाजार में मंदी आती है और मांग घटती है तो कंपनियां कर्मचारियों को निकाल देती है ना। और यह मुख्य रूप से पूंजीवादी और विकसित देशों के औद्योगिक क्षेत्रों में अधिक देखने को मिलती है। दूसरी ओर होती है मौसमी बेरोजगारी, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। वर्ष के कुछ महीने, विशेष महीने होते हैं, इनमें ही होती है ये मौसमी बेरोजगारी, जैसे कि कृषि क्षेत्र में बुआई कटाई के बाद मजदूरों का कुछ महीनों के लिए बेरोजगार हो जाना। आइसक्रीम फैक्ट्री या ऊनी कपड़ों के उद्योगों में काम करने वाले लोग भी इसके मुख्य उदाहरण होते हैं, है ना। इसको मौसमी बेरोजगारी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रानी का तालाब नामक जो प्रसिद्ध स्थान है कहाँ पर स्थित है? वेयर इज रानी का तालाब लोकेटेड इन मध्य प्रदेश? तो रीवा आपका इसके लिए करेक्ट आंसर रहेगा। मध्य प्रदेश के विंध्य क्षेत्र के अंतर्गत आने वाला जो रीवा है, रीवा जिला, इसमें ऐतिहासिक तालाब स्थित है। और ये भव्य तालाब का जो निर्माण है तत्कालीन रीवा राजघराने की रानी थी, इनके द्वारा जन कल्याण के कार्य के लिए करवाया गया था। और यह तालाब प्राचीन जल प्रबंधन स्थापत्य कला का एक बहुत ही सुंदर उदाहरण पेश करता है। इसके किनारे कई प्राचीन मंदिर घाट बने हुए हैं जो इसकी धार्मिक महत्ता को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ये रानी का जो तालाब है ना, ये यूपी में भी है, प्रयागराज जिले का जो फूलपुर है, यहाँ पर एक रानी का तालाब यहाँ पर भी है। तो आप मध्य प्रदेश का आपसे पूछा गया है तो आपका रीवा करेक्ट आंसर रहेगा। ये इसलिए हमने बता दिया ताकि आपको पता रहे, अगर नेशनल लेवल पर कोई पूछा जाए तो आप बता सके। तो ये स्पेशल हमारी टेस्ट सीरीज है, अगर अभी तक आपने ज्वाइन नहीं किया कर लीजिएगा। देखिए अभी रुकिएगा क्योंकि हम और भी क्वेश्चंस कवर करने वाले हैं। अभी हमारा वीडियो पूरा नहीं। वन्य जीवों जैसे कि भैंस और बाघ के संरक्षण के लिए चलाई गई संयुक्त या तुलनात्मक परियोजनाओं से संबंधित तथ्य क्या है? तो काजीरंगा असम आपको बताइए, और रणथंभौर सरिस्का ये राजस्थान में आपको देखने को मिलते हैं। इनके बीच में विशेषज्ञता व तकनीक का आदान प्रदान होता रहता है, एक्सचेंज ऑफ कन्वर्जेंस टेक्निक्स। तो भारत सरकार के राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण जो है एनटीसीए, इसके तहत दोनों राज्यों में मुख्य नेशनल पार्कों में बाघों की सुरक्षा के लिए विशेष निगरानी प्रणाली MSTR-IPES लागू की गई। और असम अपने जंगली भैंसों, वाटर बफेलो और एक सींग वाले गैंडों के संरक्षण के लिए तथा राजस्थान अपने प्रोजेक्ट टाइगर और मस्तूली पारिस्थितिक तंत्र के लिए जाना जाता है। दोनों राज्यों के वन विभाग वन्यजीव तकनीक, गन्ना तकनीक और एंटी पोचिंग, शिकार विरोधी अभियान, इको टूरिज्म मॉडल की सर्वोच्च प्रथाओं को एक दूसरे के साथ साझा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के सुप्रसिद्ध पारंपरिक त्योहार छठ पूजा का मुख्य विषय धार्मिक महत्व क्या है? सूर्य देव और छठी मैया की उपासना इसका मुख्य महत्व है। छठ पूजा बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, सबसे कठिन लोक पर्व महापर्व है। 4 दिवसीय त्योहार ये कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी से सप्तमी तिथि तक पूरी शुद्धता के साथ में इसको मनाया जाता है। और इसमें डूबते हुए सूर्य और उगते हुए सूर्य को नदी या तालाब के पानी में खड़े होकर अर्घ्य दिया जाता है। इसमें डूबते हुए सूर्य को अस्ताचलगामी और उगते हुए सूर्य को उदीयमान कहा जाता है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में स्थित भोलेनाथ की प्रसिद्ध गुफाओं को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको साल बर्डी के नाम से जाना जाता है। देखिए हमने ये क्वेश्चंस ऊपर कवर कर चुके हैं, बट वहां पर फॉर्मेट अलग था, यहाँ पर अलग था। अब देखिएगा कौन एग्जैक्ट क्वेश्चंस कौन सा था। बैतूल जिले के भोपाली गांव के पास में स्थित है इन प्राकृतिक पहाड़ी गुफाओं को स्थानीय स्तर पर भोलेनाथ की गुफा कहा जाता है। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में भोलेनाथ की प्रसिद्ध गुफाओं को मुख्य रूप से साल बरडी के नाम से जाना जाता है। और इसके अलावा जिले में एक और प्रसिद्ध गुफा मंदिर है जिसे छोटा महादेव या शिवधाम भोपाली कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, मध्य प्रदेश के इतिहास में रानी सीताबाई या रानी सीतावती संबंधित मुख्य ऐतिहासिक तथ्य पूछा था। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है आपका, ये क्लियर है। तो ये रानी सीताबाई ओरछा राजघराने बुंदेलखंड मराठा काल की ऐतिहासिक महिला थी। ये मध्य प्रदेश के क्षेत्रीय बुंदेलखंड और बघेलखंड इतिहास में रानी सीताबाई को उनके प्रशासनिक सूझबूझ धार्मिक कार्यों के लिए जाना जाता है। मध्य प्रदेश के इतिहास में मराठों बुंदेलखंड आगमन
पेशवा के दौरान कई मराठा रानियां और सरदारों ने क्षेत्र में शासन और व्यवस्था का संचालन किया था। मराठा काल के समय स्थानीय स्तर पर रानी सीताबाई या सीतावती के नाम से जुड़ी जनश्रुतियां ओरछा के स्थानीय सामंतों और मराठा शासकों के आपसी संबंधों दान पुण्य से जुड़े ऐतिहासिक पृष्ठों का हिस्सा रही है। तो ये इसी से रिलेटेड होगी थोड़ा सा, और अगर अपन को अच्छा क्वेश्चंस मिलता तो हम और अच्छे तरीके से आपको बता पाते हैं। इसके अलावा गाइस प्रसिद्ध पुस्तक उनके लेखकों से क्वेश्चंस बने, बुक्स एंड ऑथर से रिलेटेड। महात्मा गांधी के नारे आंदोलन से क्वेश्चंस था, आपका एग्जैक्ट नहीं मिल पाया है। पंचवर्षीय योजना अच्छे से कर लीजिएगा, नहीं किया है तो डेफिनेटली क्वेश्चंस बन रहे हैं आपके, आगे भी बनेंगे, इससे भी क्वेश्चन है। पेमेंट बैंक के सहयोग और बैंकिंग व्यवस्था इकोनॉमिक्स से इस टाइप के क्वेश्चंस आपको पता होने चाहिए। ओलंपिक खेल संबंधित करंट अफेयर के क्वेश्चंस पूछे गया, और मध्य प्रदेश की नदियां बांधों को तो अच्छे से आपको कर ही लेना है क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। तो ये सारे क्वेश्चन हमने कवर करवा दिए जो जीके वाले सेक्शन में थे। अब साइंस की बात करते हैं हम। साइंस में भौतिकी में दर्पण का सूत्र पूछे, मिरर का फॉर्मूला, तो 1/f इज इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u हो जाएगा। ये सूत्र गोली दर्पण की फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी v और है ना, फोकस दूरी f, प्रतिबिंब की दूरी v और वस्तु की दूरी u के बीच में संबंध को यह दर्शाता है। और यह अवतल उत्तल दोनों प्रकार के दर्पणों के लिए समान रूप से लागू होता है। नेक्स्ट है दूध से दही बनाने की प्रक्रिया, इसमें भाग लेने वाले बैक्टीरिया का नाम क्या है? एक किण्वन प्रक्रिया है, और लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है ये इसमें भाग लेता है। तो प्रक्रिया अगर पूछे जाए तो किण्वन प्रक्रिया हो जाएगी, और लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया हो जाएगा। लैक्टोबैसिलस जीवाणु दूध में मौजूद लैक्टोज जो शर्करा है इसको लैक्टिक अम्ल में बदल देते हैं, जिससे दूध खट्टा होकर दही बन जाता है। और एक रासायनिक परिवर्तन है, केमिकल चेंज है, जिसमें दूध का कैसीन नामक प्रोटीन जम जाता है। नेक्स्ट है मानव आंख में किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर मुख्य रूप से कहां और कैसा बनता है? तो ये पीत बिंदु यानी कि येलो स्पॉट पर, वास्तविक और उल्टा ये बनता है। रेटिना के केंद्र में स्थित जो पीत बिंदु है ना, येलो स्पॉट मैकुला जिसको बोला जाता है, इस पर सबसे स्पष्ट और चमकीला प्रतिबिंब बनता है। आंख का लेंस प्रकाश किरणों को अपवर्तित करके रेटिना पर उल्टा प्रतिबिंबित करता है, जिसे मस्तिष्क सीधा करके देखता है। तो ये प्रोसेस बेसिकली होती है। नेक्स्ट है कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, इसको उच्च तापमान पर गर्म करने पर रासायनिक परिवर्तन होता है, तो निर्जलीकरण होता है। इसका रंग, इसका जो नीला रंग है ना, सफेद हो जाता है। तो गर्म करने पर कॉपर सल्फेट के जो क्रिस्टल है अपना जल 5H2O खो देते हैं, और निर्जल कॉपर सल्फेट CuSO4 बनने के कारण सफेद ये हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है धरती पर आने वाले भूकंप या गर्भी हलचलों में चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण बल की क्या भूमिका होती है? तो ज्वारी बल। ज्वारी बल के कारण टेक्टोनिक प्लेटों पर तनाव बढ़ता है। चंद्रमा और सूर्य का जो तीव्र गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेटों को खिंचाव पैदा करता है। पूर्णिमा और अमावस्या के दौरान ये जो बल है ना, खिंचाव को इतना बढ़ा देता है कि इससे पहले ही संवेदनशील फॉल्ट लाइनों पर भूकंप आने की संभावना सक्रिय हो जाती है। नेक्स्ट है मानव हृदय के कोष्ठकों में रक्त प्रवाह किस क्रम में होता है? तो मानव हृदय के कोष्ठकों में रक्त जो प्रवाह होता है ये दाया अलिंद दाया नीले, फेफड़े बाया अलिंद बाया नीले, इस टाइप से ये प्रोसेस होती है। दाया से चलता है ये दाया अलिंद दाया नीले, है ना, फिर जाता है फेफड़े में, फिर निकलता है बाया अलिंद जाता है, बाया नीले जाता है। तो इस टाइप से आपको थोड़ा सा याद रखना है, दाया से स्टार्ट होता है बाया पर निकलता है, तो दाया अलिंद दाया नीले, फिर फेफड़ा, फिर बाया अलिंद बाया नीले, फिर वापस से वही प्रोसेस होती है। शरीर का शुद्ध रक्त दाएं हिस्से अलिंद नीले से होते हुए शुद्ध होने के लिए फेफड़ों में जाता है, और फेफड़ों से ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है ना, शुद्ध रक्त बनाए बाएं हिस्से में प्रवेश करता है, जहां से महाधमनी द्वारा इसे पूरे शरीर में पंप किया जाता है। ये प्रोसेस होती है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का उल्टा पिरामिड किस परितंत्र से बनता है? तो जलीय या समुद्री परितंत्र में बनता है। समुद्र में मुख्य उत्पाद फाइटो प्लेक्टेन का जो वजन है बहुत कम होता है, जबकि उन पर निर्भर रहने वाली जो बड़ी मछलियों हैं उपभोक्ता उनका जीवभार बहुत अधिक होता है। इसी कारण आधार संकरा और शीर्ष चौड़ा हो जाने से जलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जीवभार का पिरामिड हमेशा उल्टा बनता है। ये चीजें हैं आपकी। कुछ और क्वेश्चन है साइंस के, मेंडल के नियम और अनुवांशिकी से रिलेटेड है। ये टॉपिक में जो बता रहा हूँ वो कर लीजिएगा, इससे क्वेश्चन बनाए। बायोमास से संबंधित एक प्रश्न पूछा गया था, इसको भी देख लीजिएगा। वनस्पति विज्ञान में बीजांड और प्रजनन वाला अच्छे से देख लीजिएगा, क्वेश्चन बनाए। निषेचन फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया से क्वेश्चन पूछा है। और भौतिक विज्ञान से संबंधित कम से कम 2 न्यूमेरिकल आए थे, इनको अच्छे से देख कर जाना है।
हिंदी की बात करें, द्विगु और अवयवी भाव समास के उदाहरणों की पहचान करें। पहला पद जो है ना संख्यावाचक हो तो द्विगु समास होता है, जैसे नवरत्न हो गया। और पहला पद अवयव प्रधान हो तो अवयवी भाव जैसे यथाशक्ति होता है। तो द्विगु और अवयवी भाव दोनों, या तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन होंगे या फिर दोनों एक ही में पूछा होगा। हमने एक ही में बता दिया आपको, है ना। बाकी जिनको एग्जाम जिन्होंने दिया था वो अच्छे से बता पाएंगे। तो द्विगु में पहला पद बताता है, जबकि अवयव में पहला पद उपसर्ग या अवयव जैसे प्रति, आ, भर ऐसे होता है। छंद में दोहा, रोला और उलाला की मात्राओं की गणना का क्या नियम होता है? तो दोहा जो है ना 13 + 11 = 24 मात्रा होती है। रोला में 13 11 13 की 24 मात्रा होती है। देखिए दोहा में 13 11 की होती है और रोला में 11 13 की होती है। होती 24 मात्रा ही है, पर ये आगे पीछे होता है। क्लियर है? तो दोहा 13 11 का होता है और रोला 11 13 का होता है। उलाला जो है ना इसमें 15 13 की 28 मात्रा के नियम पर ये चलते हैं। तो ये सभी मात्रिक छंद है जहां पर लघु और गुरु मात्राओं को जोड़कर चरणों के अनुसार कुल संख्या गिनी जाती है। नेक्स्ट है यमक अलंकार की पहचान, और इसका सबसे प्रसिद्ध उदाहरण क्या है? जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार अलग हो, जैसे कि कनक कनक ते सोगुनी। तो यहाँ पर कनक शब्द 2 बार आया है और जिसमें पहले कनक का अर्थ सोना है और दूसरे का धतूरा है। और ये तो आप सभी ने बेसिक पढ़ा ही होगा, है ना। ये चीजें तो आपको पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इशारे का शब्द का तद्भव रूप और व्याकरणिक स्थिति क्या है? इशारे शब्द तत्समय, जिसका शुद्ध रूप जो तद्भव होता है ना, ये ईर्खा या ईस हो जाएगा। संस्कृत के मूल शब्द इशारे को आम बोलचाल की भाषा में ईर्खा कहा जाता है। कारक के अंतर्गत अपादान और संबोधन कारक की पहचान क्या है? अपादान कारक का चिन्ह से अलग होने के अर्थ में, संबोधन का चिन्ह हे, अरे, पुकारने हेतु होता है और ये से होता है अपादान कारक का चिन्ह। तो पत्ते से, पेड़ से पत्ता गिरना अपादान है और हे राम क्षमा करो संबोधन कारक का उदाहरण ये हो जाएगा। तो आप समझ लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट है रामचरितमानस शब्द की शुद्ध वर्तनी लिखने का सही नियम क्या है? रामचरितमानस इसे हमेशा एक साथ सिरोरेखा जो होती है ना इसके नीचे लिखा जाता है, अलग अलग ये नहीं होता है। तो रामचरितमानस एक साथ ये लिखा जाता है। महाकाव्य का नाम होने के कारण रामचरित और मानस को अलग अलग करके लिखना व्याकरण के नियम के अशुद्ध से अशुद्ध होता है, इसको एक साथ ही लिखा जाता है। नेक्स्ट है हेतु हेतु मद भविष्य काल का एक सटीक उदाहरण क्या है? यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ये उदाहरण है। इसमें भविष्य की एक क्रिया का होना दूसरी आने वाली क्रिया की शर्त और निर्भरता पर तय होती है। यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, भविष्य भी दिखा रहा है और अभी की बात भी कर रहा है। निर्भरता या शर्त होने वाली इसकी भी वो पुष्टि कर रहा है ना। तो हेतु हेतु मद भविष्य काल, यदि तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे, ये इसका उदाहरण हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन है हिंदी के। बात करते हैं इंग्लिश की। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस से संबंधित 2 से 3 प्रश्न थे। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन कथन स्टेटमेंट बेस्ड थे, आधारित क्वेश्चंस थे। आइटम फ्रेजेस मुहावरे जैसे 4-5 मुहावरे पूछे गए थे आपके इंग्लिश में। सिनोनियम एंटोनियम पर्यायवाची विलोम शब्द लगभग 5 से 6 प्रश्न पूछे गए थे। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा गया था। आर्टिकल पूछा था एन द का, और प्रीपोजिशन का उपयोग कर रिक्त स्थान की पूर्ति करने वाले क्वेश्चंस थे। PQRST पैराजंबल वाले वाक्यों का सही क्रम में जमाना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपकी इंग्लिश वाले सेक्शन में पूछे गए थे। वहीं पर अगर अपन बात करें मैथ्स की, तो चक्रवृद्धि ब्याज एसआई में 2 वर्ष का रेट या धन ज्ञात करना था। टाइम एंड वर्क में पुरुष महिला बच्चों की कार्यक्षमता पर आधारित प्रश्न था। अनुपात समानुपात में आय व्यय पर आधारित सवाल थे। और औसत और आयु